नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी छात्रों का आपके अपने इसी YouTube चैनल माई कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं लाल सर और आज हम फिर उपस्थित हुए हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी से संबंधित और आज हम शुरू कर रहे हैं साझेदारी का प्रवेश से संबंधित चैप्टर लेकर। ठीक है, तो प्रवेश क्या है, साझेदार के प्रवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी आवश्यकताएं क्यों है और उसमें कौन कौन से लेखे किए जाते हैं, कौन कौन से हमने इसमें लेखांकन किया जाता है, उन सबको आज हम इस वीडियोस के माध्यम से आपको समझाएंगे। और कुछ क्वेश्चन है चाहे जो भी है उसको भी हम अगले वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन आज हम समझेंगे कि आखिर साझेदारी के प्रवेश होता क्या है, उसमें क्या आवश्यकताएं हैं, आखिर क्यों जरूरत पड़ती है और क्यों इसका प्रभाव क्या होता है और कौन से लेखांकन किए जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक चैनल को भी सब शेयर भी करें, वीडियोस को भी शेयर करें ताकि हर एक बच्चे को बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी समस्या हो समस्या दूर हो। और हमारे चैनल में वीडियोस के माध्यम से आपको टॉपिक बाय टॉपिक और चैप्टर बाय चैप्टर आपको समझाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ना आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक क्या होना चाहिए कि साझेदारी का प्रवेश। आखिर सब प्रवेश क्या है, देखिए इसका प्रवेश में इसका अर्थ क्या है कि किसी साझेदारी व्यवसाय में एक नए सदस्य को प्रवेश देना एवं साझेदारों की संख्या में वृद्धि करना। ठीक है, सब किसी साझेदारी में जब कोई साझेदार है, पुराने साझेदार हैं, जैसे दो साझेदार काम कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि व्यवसाय में कुछ एक नए सदस्य की या पूंजी की बढ़ोतरी करनी हो या कि एक नए सदस्य की शामिल करने जरूरी है, क्योंकि व्यवसाय में काम करने के लिए दो लोगों की पर्याप्त नहीं हो पा रहा है तो एक सदस्य को और शामिल किया जाए। तो इस दशा में क्या होता है कि नए साझेदारी में नए जो व्यवसाय है उसमें किसी साझेदार को अगर प्रवेश दिया जाता है, साझेदारी संख्या में वृद्धि की जाती है तो वो क्या होता है, किसी साझेदार के प्रवेश के कारण होता है, एक नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। लेकिन ये तभी संभव है जब साझेदारी अधिनियम 1932 साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार, धारा 31(1) के अनुसार साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) ये कहता है कि जब तक और साझेदार जो बाकी साझेदार जब तक आपस में सहमत ना हो, उनकी रजामंदी ना हो, तब तक किसी नए साझेदार को प्रवेश नहीं दिया जा सकता। क्या है इसमें के अनुसार जब तक सभी पुराने साझेदार सहमत ना हो तब तक नए साझेदार को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। जब तक साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार जब तक बाकी साझेदार जो पुराने साझेदार हैं जब तक उनके बीच में सहमति ना हो, उन्हें आपस में रजामंदी ना हो, तब तक किसी नए साझेदार को फर्म में शामिल नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से। ठीक है, लेकिन नए साझेदार को शामिल किया जाएगा तो वो साझेदार बालिग साझेदार होना चाहिए। क्या होता है, व्यक्ति नया साझेदार भी, नए साझेदार को अगर शामिल किया जाए, नया साझेदार क्या होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, नाबालिग नहीं। नाबालिग को साझेदारी में तो शामिल किया ही नहीं जा सकता क्योंकि नाबालिग है, कानूनन किसी भी तरीके से उसको साझेदारी में शामिल करना अपराध है और ना ही इसको शामिल किया जा सकता। एक बालिग व्यक्ति को ही शामिल किया जा सकता है। तो नया साझेदार फर्म में जब प्रवेश
बाकी साझेदारों की सहमति के ही आधार पर किया जा सकता है। और जब नया साझेदार आता है तो साझेदारों की संख्या भी वृद्धि हो जाती है। साझेदारों में बढ़ोतरी होने का कारण क्या होता है कि कामकाज में भी आसानी हो जाती है, कई तरीके से उसमें व्यापार को नया आकार देने में भी आसान हो जाता है। तो अब साझेदारी प्रवेश तो हो जाता है, साझेदारी के प्रवेश में आखिर ज़रूरत क्यों है, साझेदारी के प्रवेश की आवश्यकताएं क्यों हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी जान लेते हैं। साझेदारी का अर्थ समझ में आ गया होगा कि किसी साझेदार को प्रवेश देना, किसी साझेदार को फर्म में शामिल करना, तो ये क्या हो जाता है, साझेदारी का प्रवेश है। और साझेदारी के प्रवेश में साझेदारी अधिनियम धारा 31(1) के अनुसार जब तक बाकी साझेदार सहमत ना हो, राजी ना हो, तब तक किसी नए साझेदार को फर्म में शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब इसमें आखिर आवश्यकताएं क्यों पड़ती है, साझेदार की नए साझेदार को लाने के लिए आवश्यकताएं क्यों हैं। नए साझेदार प्रवेश की आवश्यकता क्यों होती है, नए साझेदार की आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी। भैया बिना वजह तो हम किसी नए साझेदार को शामिल तो नहीं कर सकते, भाई कुछ ना कुछ वजह तो होगी जब हम किसी साझेदार को शामिल करेंगे। आखिर साझेदार को आवश्यकता किस कारण से पड़ती है। सबसे नंबर 1 देखिए क्या है, व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए जब एवं पूंजी में वृद्धि करने, बढ़ाने के लिए एवं पूंजी में वृद्धि करने के लिए, भाई व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। अब पूंजी की आवश्यकता कैसे होगी, जब उनके पास आपस में सहमति से क्या होता है कि उनके आपस में पूंजी नहीं हो पाती है, तो फिर वो क्या करते हैं, किसी एक नए साझेदार को शामिल कर लेते हैं। नया साझेदार फर्म में आता है तो वो क्या होता है कि पूंजी भी लाता है, पूंजी लाएगा, पूंजी व्यापार में लगाएंगे, पूंजी लगाने से क्या होगा, फर्म की व्यापार की पूंजी में वृद्धि होगी और फर्म का विस्तार भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्म की व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और पूंजी में वृद्धि करने के लिए एक नए साझेदार को आवश्यकता होती है। अब फर्म की प्रतिष्ठा में, या फिर दूसरा पॉइंट होता है फर्म की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए किसी विख्यात व्यक्ति को साझेदार बनाना। क्या होता है कि हो सकता है कि फर्म की थोड़ी एक फेमस व्यक्ति होता है, किसी विख्यात व्यक्ति होता है, तो जिसके नाम से लोग उसको जानते हैं कि हाँ वो व्यक्ति कितना बढ़िया है, उसकी फेमस हो जाता है लोगों के बीच में, तो उसको अगर हम अपने साझेदारी में या अपने फर्म में शामिल कर लेते हैं तो उसके नाम के साथ साथ हमारे फर्म का नाम भी बढ़ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि फर्म की प्रतिष्ठा को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरत होता है, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, समाज में जिसका नाम हो, जिसकी पहचान हो, तो उसके माध्यम से भी हम एक फर्म को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए फर्म में क्या होता है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति को शामिल करने की सहमति बनती है और एक नाम जिसके प्रतिष्ठा होती है तो उसके कारण फर्म की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए हमें आवश्यकता होती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो फर्म को प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सके। ठीक है, इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, पहला तो पूंजी बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, पूंजी की आवश्यकता की भी हो सकता है, व्यापार को बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, फर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी हो सकता है, या फिर एक कामकाज में सहयोग करने के लिए भी हो सकता है। तीसरा जो हो गया काज में सहयोग हेतु भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि किसी व्यक्ति को, जैसे एक फर्म में अच्छा कर्मचारी है, बहुत ईमानदारी से मेहनत से व्यापार में काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, तो उसका इनाम भी कह सकते हैं। जैसे एक मेहनती व या तो एक मेहनती हो, या फिर कोई अच्छा कर्मचारी
कर्मचारी को प्रोत्साहन हेतु साझेदार में शामिल करना। भाई एक मेहनती कर्मचारी है जो बहुत अच्छा कर रहा है काम, व्यापार के लिए प्रतिष्ठा के लिए दिन रात एक कर रहा है, उसका शुभ चिंतक भी है और व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वो अपनी मेहनत भी कर रहा है, तो क्यों ना उसको कुछ अच्छा इनाम दिया जाए। ऐसा इनाम दे दे कि जैसे उसको सैलरी या किसी तरीके से लाभ कर रहा है तो किसी लाभ के माध्यम से उसको कुछ ना कुछ दे दिया जाए। और इसका एक समाधान क्या होता है कि उसको पार्टनरशिप में शामिल करें। वो मेहनत भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, तो क्यों ना उसको लाभ का ही हिस्सा दे दिया जाए कि भाई जितना लाभ होगा तुझे इतना हिस्सा मिल जाएगा। तो वो मेहनत तो कर रहा है तो लेकिन उसको सिर्फ सैलरी ही तो दे रहे हैं हम, तो सैलरी के साथ उसको कहते हैं कि भैया इतना अगर काम होता है, इतना सेल होता है तो तुम्हें एक साझेदारी में जो मुनाफा होगा उसका एक हिस्सा तुम्हें दे दिया जाएगा। तो यहाँ आवश्यकता क्या होती है कि फर्म को अच्छा लाभ पहुँचाने के लिए, अच्छे सेल बढ़ाने के लिए, उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए, अच्छे लाभ पर पहुँचाने के लिए उसकी मेहनत जो कर रहा है व्यक्ति, उसकी आवश्यकता को हमने प्रोत्साहन करके फर्म को प्रतिष्ठा को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो उसकी मेहनत से क्या होता है फर्म के लाभ में वृद्धि हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ये कई कारण हो गए इसमें जो हमें आवश्यकता है एक नए साझेदार। अब नए साझेदार के आने के बाद इसमें फर्म में क्या प्रभाव पड़ता है। फर्म में प्रभाव देखिए यहाँ पर नए साझेदार से क्या प्रभाव पड़ता है। आने पर प्रभाव, भाई नया साझेदार फर्म में आता है तो उसके आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि फर्म में किस तरीके से प्रभावित होंगे, उस साझेदारी फर्म क्या तरीके से प्रभाव होगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पेपर में कई बार इसको क्वेश्चन आते हैं कि नए साझेदारी के कारण साझेदारी फर्म में किस तरीके के प्रभाव पड़ते हैं या नए साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये बहुत एक थ्योरी में 3 या 4 नंबर की थ्योरी कभी कभी आ जाती है, तो बच्चों को इसमें अक्सर कन्फ्यूज रहता है क्या लिखें। तो समझ में आ जाना चाहिए कि नए साझेदार की आवश्यकता क्यों है, नया साझेदार के आने के कारण फर्म में, साझेदारी फर्म में किस प्रकार से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि नंबर 1, पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है और नई साझेदारी का गठन होता है। पुरानी जब नया साझेदार आएगा, भैया 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो जाते हैं, तो पुरानी साझेदारी का पुरानी साझेदारी का जो संख्या है वो तो बढ़ गई। अब बढ़ने से क्या होगा कि पुरानी साझेदारी का समाप्त हो जाती है, अब उसकी जगह पर एक नए साझेदारी का गठन किया जाता है। पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है और नई साझेदारी का गठन होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि साझेदारी में जो नया साझेदार जब आता है तो नया साझेदार के आने से पुराने साझेदार का तो हिस्सा कम हो जाएगा। भाई पहले 2 लोगों के बीच में 100 रुपये का बंटवारा हो रहा था, अब 3 लोगों के बीच में 100 रुपये का बंटवारा होगा, तो क्या होगा कि नए साझेदार के आने से पुराने साझेदार संयुक्त हिस्सा कम हो जाता है या घट जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, पुराने साझेदारों का जो संयुक्त हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है कि कम हो जाता है। भाई जैसे मैंने कहा 2 लोगों के बीच में 100 बट रहा, अब तीसरा आएगा तो 3 लोगों के बीच में 100 बटेगा, तो 2 लोगों के बीच में अगर मान लीजिए 50-50 भी होता हो, पहले 2 लोग 50-50 रुपये बांट, अब नया साझेदारी को अगर 20 रुपये भी देते हैं तो दोनों साझेदारों का कुछ ना कुछ तो कम होगा, चाहे 40-40 हो जाए, चाहे एक का 50 हो जाए, एक का 30 हो जाए, तो उसमें क्या हो जाता है कि उनके हिस्से में भी कम हो जाता है, उनका हिस्सा घट जाता है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है कि
नई साझेदार के आने से पुराने साझेदारों का संयुक्त हिस्सा कम हो जाता है। अब क्या होता है कि साझेदार की संख्या बढ़ जाती है। साझेदारों की संख्या क्या हो जाती है बच्चों? बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट हो जाता है फर्म की, जैसे यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि फर्म की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए किसी विख्यात व्यक्ति को साझेदार बनाना, ये आवश्यकता क्या होती है साझेदार बनाने की? फर्म की क्या, किस लिए? विख्यात एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को अगर हम साझेदारी बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? ताकि फर्म की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाए, उसकी ख्याति बढ़ जाए। तो क्या होता है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल करने से फर्म की ख्याति में वृद्धि हो जाती है। फर्म की ख्याति में वृद्धि तो होना ही होना है। फर्म की ख्याति जब बढ़ेगी तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को, एक नामचीन व्यक्ति जो फेमस है, उसको अगर शामिल कर लेते हैं तो उसके नाम के साथ साथ हमारे फर्म का नाम जुड़ जाएगा और उसको क्या हो जाएगा, फर्म की ख्याति बढ़ेगी। तो ये क्या हो जाता है, फर्म की ख्याति में भी वृद्धि हो जाती है। तो इसके कारण नए साझेदार के कारण फर्म में बदलाव आता है। ठीक है। फिर क्या होता है कि संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में प्रभाव पड़ता है। भाई पुनर्मूल्यांकन भी जब हम करते हैं साझेदारी के आने के बाद, संपत्ति और दायित्व जब पुनर्मूल्यांकन होता है तो फिर इनके मूल्यों में प्रभाव पड़ता है, चाहे कम हो जाता है चाहे वृद्धि हो जाती है। तो क्या होता है कि साझेदारों के आने से संपत्ति दायित्वों में भी पुनर्मूल्यांकन होने के कारण फर्म की संपत्ति दायित्वों पर मूल्य भी प्रभावित होते हैं। ठीक है। इसके बाद किसी नए साझेदार के आने पर देखिए अनुपात में परिवर्तन तो होगा ही। अनुपात में परिवर्तन होने पर क्या हो जाता है कि पुराने साझेदार संयुक्त हिस्सा तो कम हो जाता है। ठीक है। अब नया साझेदार आता है तो फिर भैया पूंजी तो लाएगा ही। पूंजी लाने से क्या हो जाएगा, संयुक्त पूंजी में वृद्धि होती है। संयुक्त पूंजी में क्या हो जाता है बच्चों, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि संयुक्त पूंजी दो लोगों की पूंजी लगी है। अब क्या होता है, तीसरा भी साझेदार पूंजी लाता है, तो पूंजी लाने के कारण क्या होता है, फर्म की संयुक्त पूंजी में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से साझेदार के आने के क्या प्रभाव पड़ेंगे कि पुराने साझेदारी तो समाप्त हो जाएगी और नए साझेदारी का गठन हो जाएगा। नए साझेदार के आने से पुराने साझेदारों के संयुक्त हिस्सा कम हो जाता है। ठीक है। साझेदारों की संख्या भी वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को शामिल अगर करते हैं तो फर्म की ख्याति में भी वृद्धि हो जाएगी। संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में प्रभाव पड़ता है क्योंकि कम वृद्धि करने पड़ते हैं, और संयुक्त पूंजी में भी वृद्धि हो जाती है। संयुक्त पूंजी में क्या होता है, नए साझेदार के आने से संयुक्त पूंजी में वृद्धि हो जाती है। तो ये हो गया साझेदारी के अंतर्गत आपका, इसमें जो साझेदार की आवश्यकताएं क्या है, नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता क्यों है और नए साझेदार के आने पर प्रभाव होता है क्या। ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि नए साझेदार के आने के बाद क्या अब लेखांकन में क्या करना होता है, किस प्रकार के लेखांकन किए जाते हैं, उसी को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए नए साझेदार आने पर लेखांकन व्यवहार, किसी नए साझेदार के आने पर कि क्या लेखांकन व्यवहार होती हैं या क्या समायोजना है, लेखांकन व्यवहार या लेखांकन समायोजनाएं, लेखांकन समायोजना, क्या क्या समायोजना होगी। देखिए, नए लाभ अनुपात की गणना की जाएगी, पहला पॉइंट। नए अनुपात, लाभ हानि अनुपात की गणना करना। भैया एक नया साझेदार आने के बाद भैया पुराने साझेदारों के हिस्से तो कम होने ही है, उनके अनुपातों में परिवर्तन होना ही होना है। तो इसलिए क्या होगा कि फिर नए तरीके से नए अनुपात की गणना की जाएगी।
ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि अगर नया साझेदार आया है तो भैया नया साझेदार तो ऐसे थोड़ी आया, पुराने साझेदारों के अनुपात में परिवर्तन तो क्या होता है कि नया साझेदार आने के कारण 20 रुपये का अगर 20% में उसको लाभ हिस्सा देते हैं तो फिर किसी और साझेदार, पुराने साझेदार, उनका हिस्सा तो कम होना ही है। तो अब ये भी देखना है कि नए साझेदार के फेवर में पुराने साझेदार द्वारा कौन साझेदार त्याग दे रहा है, यानी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर त्याग अनुपात ज्ञात करना। नए साझेदार के फेवर में पुराने साझेदार में से किस साझेदार ने त्याग किया है या अपने अनुपात में परिवर्तन किया है, तो उसी का ज्ञात करना, तो इसे कहते हैं त्याग अनुपात ज्ञात करना। ठीक है। तीसरा पॉइंट है ख्याति की गणना करना एवं लेखांकन करना। भैया नया साझेदार आएगा तो उसके लिए फर्म की ख्याति का मूल्यांकन तो किया जाएगा, ताकि वो ख्याति भी लाएगा, पूंजी तो लाएगा ही लाएगा, तो ख्याति भी लाएगा। अब ख्याति कितना लाएगा, इसके लिए हमने क्या करना है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करना है। अब फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करके उस जितने हिस्से के लिए वो फर्म में आ रहा है उतने हिस्से का उसको फर्म में क्या उतने हिस्से के अनुपात में ख्याति में अपना हिस्सा लाना होगा। और जो ख्याति लाएगा वो किस रूप में लाएगा, प्रीमियम के तौर पर क्या लाएगा, ये ख्याति की गणना करेंगे तो नए साझेदार की ख्याति क्या होगी, प्रीमियम के तौर पर लाता है। ठीक है बच्चों, हालांकि इसका सवाल एक ही करके देखिए, इसका सवाल है, हम करेंगे आगे। चौथा पॉइंट है इसमें संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का लेखा। अब पुनर्मूल्यांकन का लेखा करने के लिए हम देखिए यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता के माध्यम से करते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, तो उसका जो लेखा किया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाते के अनुसार किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद है पांचवा, पूंजी का समायोजन। पूंजी खातों का समायोजन, पूंजी खातों का या पूंजी का समायोजन कह लें, पूंजी खातों का समायोजन या पूंजी का समायोजन समझ लीजिए। पूंजी का समायोजन, पूंजी का समायोजन, नया साझेदार जब आएगा फर्म में तो नया साझेदार तो पूंजी लाएगा, तो पूंजी के आधार पर हम नए तरीके से पूंजी खाते का समायोजन करेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा कि पूंजी का दोबारा से मूल्यांकन होगा, तो दोबारा से पूंजी का समायोजन भी किया जाएगा। हो सकता है कि उसके आधार पर अगर हम नई पूंजी ज्ञात करते हैं तो पुराने साझेदारों के माध्यम से पुरानी पूंजी से नई पूंजी में अगर कमी पड़ती है तो उसको लाना पड़ेगा, और अगर पुरानी पूंजी से नई पूंजी कम है और पुरानी ज़्यादा है तो उसको उतना पैसा वापस ले जाएगा। ये कहते हैं एडजस्टमेंट और कैपिटल। इसके सवाल भी आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, पूरा कराऊंगा। तो अब हमारे पास देखिए क्या क्या हो गया, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसमें हमने क्या होता है, नए लाभ हानि अनुपात की गणना करते हैं। त्याग अनुपात की ज्ञात करना होता है कि पुराने साझेदार द्वारा किसने कितना अनुपात त्याग किया है, ये करते हैं। और ख्याति की गणना करना है, लेखांकन करना। भाई ख्याति की गणना, नया साझेदार के आने पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, उसमें उसका हिस्सा जो वो लाएगा वो हिस्सा ज्ञात किया जाएगा, उसका लेखा किया जाएगा। और संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन का लेखा किया जाएगा, और इसके लिए हम क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे और संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन बनाएंगे। ठीक है। और पूंजी का समायोजन, ये भी मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। तो ये सारे आपको क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसको हमने करना है, और इसमें से पेपर में जरूर आएगा, एक ना एक इसका लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर इसमें आता है। और ये चैप्टर जो प्रवेश है ये आपका कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन देता है। 15 नंबर, कहीं से भी शॉर्ट, लॉन्ग, अति लघु सब मिलाकर, तो 15 नंबर का क्वेश्चन ये चैप्टर देगा। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे प्रवेश के जब साझेदार होता है तो उसमें किस तरीके से
प्रभाव पड़ता है फर्म में और किस तरीके से साझेदार की आवश्यकता पर क्यों आवश्यकताएं होती है और साझेदार के प्रवेश पर किस तरीके के खाते समायोजन किए जाते हैं, लेखांकन किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में थ्योरी में जरूर पूछा जाता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो इसको आपने समझा और इसी को हम इसके आगे हम इसके क्वेश्चन नए लाभ अनुपात की गणना के क्वेश्चन करेंगे, त्याग अनुपात की गणना करेंगे, ख्याति की गणना वाले क्वेश्चन भी करेंगे हम, पुनः मूल्यांकन खाते वाले क्वेश्चन भी करेंगे और पूंजी खाते का समायोजन भी करेंगे। पूंजी खाते के समायोजन में इसमें चिट्ठा भी नए तरीके से बनता है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए साझेदार के प्रवेश में उसका अर्थ और याद रखेंगे, साझेदारी के प्रवेश में साझेदार का प्रवेश पुराने साझेदारों की सहमति के कारण ही हो सकता है, अदरवाइज अगर वो सहमत नहीं है तो नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। और कोई भी साझेदारी फर्म में नाबालिग को साझेदार नहीं बनाया जा सकता, बल्कि एक बालिग व्यक्ति जो बालिग है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो साझेदार में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए साझेदार प्रवेश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ आपका और महत्वपूर्ण टॉपिक में साझेदार के प्रवेश पर क्यों आवश्यकताएं हैं, साझेदार की प्रवेश के कारण क्या प्रभाव पड़ता है और साझेदार प्रवेश के कारण लेखांकन की कौन कौन सी समायोजनाएं की जाती है ये। ठीक है, और इसको क्वेश्चन के न्यूमेरिकल के माध्यम से मैं अगली वीडियो में भी आपको एक एक करके वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ इसी चैप्टर से संबंधित। तब तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को देखते रहें और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे पुनः आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।